नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। औद्योगिकरण का युग। अच्छा, जब हम औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद ऊंची ऊंची फैक्ट्रियां, उनसे निकलता हुआ धुआं और मशीनों का शोर, है ना? ये तस्वीरें गलत तो नहीं हैं, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी पिक्चर नहीं। जी हाँ, इस क्रांति की असली कहानी कारखानों से नहीं बल्कि गांव के शांत घरों से शुरू होती है। चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है आदि औद्योगिकरण का दौर, मतलब वो समय जब फैक्ट्रियां आई भी नहीं थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन मशीनों के आने से बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। लेकिन सवाल ये है कि व्यापारी शहरों को छोड़कर गांवों की तरफ क्यों जा रहे थे? देखिए, शहरों में ना गिल्ड्स नाम के बड़े पावरफुल संगठन हुआ करते थे। ये किसी भी नए व्यापारी को शहर में काम शुरू करने ही नहीं देते थे। तो व्यापारियों ने एक नया रास्ता निकाला। वो सीधे गांव में गए और वहां के गरीब किसानों को थोड़ा एडवांस पैसा देकर अपने लिए माल तैयार करवाने लगे। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था। पहले एक स्टैपलर ऊन को छांटता, फिर फुलर जिसे समेटता, और ये सारा काम गांव में होता था। आखिर में जो तैयार कपड़ा होता था उसे फाइनल टच के लिए लंदन भेजा जाता था, जो उस वक्त का आप कह सकते हैं फिनिशिंग हब था। और ये सिस्टम सालों तक चलता रहा, जब तक कि एक आविष्कार ने सब कुछ बदलकर नहीं रख दिया। और यहीं से कहानी ब्रिटेन के कारखानों, भाप के इंजनों और उस बड़ी मानवीय कीमत पर आ जाती है जो इस तरक्की के लिए चुकानी पड़ी। ये है वो मशीन, स्पिनिंग जेनी। इस एक मशीन ने धागा काटने की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया। ये एक असली क्रांति थी, पर हर कोई इस क्रांति से खुश नहीं था। वो महिलाएं जो हाथ से कताई करके अपना घर चलाती थीं, उन्हें लगा कि ये मशीन तो उनकी रोजी रोटी ही छीन लेगी। उन्होंने इसका बहुत विरोध किया, इतना कि कई जगहों पर तो हिंसक हमले भी हुए। ये बात हमें ये भी दिखाती है कि टेक्नोलॉजी हमेशा अपने साथ एक मानवीय कीमत लेकर आती है। पर यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, मशीनें आने के बाद भी पता है बड़े बड़े उद्योगपति हाथ के काम को ज्यादा पसंद कर रहे थे। अब सवाल है क्यों? भाई, पहली बात तो ये कि मजदूर बहुत सस्ते मिल जाते थे। दूसरा, कुछ इंडस्ट्रीज में काम सीजनल होता था। और सबसे बड़ी वजह, जो अमीर लोग थे उन्हें हाथ से बने नाजुक डिजाइन वाली चीजें ही पसंद थीं। असल में उस दौर के विक्टोरियन ब्रिटेन में हाथ से बनी चीजें रखना एक तरह से क्लास और स्टेटस का सिंबल था। ऐसी बारीकियां जो मशीनें बना ही नहीं सकती थी। अच्छा, तो ये तो बात हुई ब्रिटेन की, पर उस वक्त हमारे भारत में क्या हो रहा था? तो चलिए अब कहानी का रुख भारत की तरफ मोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे दुनिया की एक टेक्सटाइल सुपर पावर की किस्मत बदल दी गई। ये वो दौर था जब मशीनों का नामो निशान नहीं था और पूरी दुनिया में भारत के बने सूती और रेशमी कपड़ों का डंका बजता था। सूरत और हुगली जैसे बंदरगाहों से ये व्यापार पूरी दुनिया में फैलता था। लेकिन फिर धीरे धीरे हालात बदलने लगे। ये 2 नंबर देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक पूरी अर्थव्यवस्था के तबाह होने की कहानी है। एक तरफ है 33% और दूसरी तरफ सिर्फ 3%। आखिर इन आंकड़ों के पीछे की कहानी है क्या? ये आंकड़े दिखाते हैं भारत के सूती कपड़ा एक्सपोर्ट की वो भयानक गिरावट। सोचिए, सिर्फ 40 साल के अंदर दुनिया के बाजार में भारत का हिस्सा 33% से गिरकर सिर्फ 3% पर आ गया। और इसकी सीधी वजह थी ब्रिटेन के मैनचेस्टर में मशीनों से बना सस्ता कपड़ा, जिसने रातों रात भारतीय बाजारों को पाट दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों पर अपना शिकंजा कसने के लिए गुमाश्ता नाम के एजेंट रखे। ये गुमाश्ता क्या करते थे? ये बुनकरों को कर्ज देते थे और फिर ये पक्का करते थे कि वो अपना बना हुआ माल किसी और को ना बेचें। नतीजा ये हुआ कि बेचारे बुनकर कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसते चले गए। लेकिन भारत की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये कहानी है हार ना मानने की, मुश्किलों में अवसर तलाशने की और एक नई शुरुआत की। इतनी मुश्किलों के बावजूद भारत के अपने एंटरप्रेन्योर्स ने हिम्मत नहीं हारी और अपने कारखाने लगाने शुरू कर दिए। 1854 में बॉम्बे में देश की पहली कॉटन मिल खुली, फिर 1855 में बंगाल में पहली जूट मिल और 1907 में जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला स्टील प्लांट टिस्को लगाकर इतिहास रच दिया।
और इस ग्रोथ को दो बड़ी घटनाओं ने जबरदस्त बूस्ट दिया। पहला था स्वदेशी आंदोलन, जिसने लोगों को भारतीय सामान खरीदने के लिए जगाया, और दूसरा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हुआ ये कि ब्रिटेन की मिलें तो जंग का सामान बनाने में लग गईं और बस भारतीय इंडस्ट्रीज को पूरे घरेलू बाजार पर छा जाने का एक सुनहरा मौका मिल गया। अच्छा, सामान तो बन गया, पर अब इसे बेचा कैसे जाए? तो अब कहानी आती है मार्केटिंग, धर्म और राष्ट्रवाद के दिलचस्प घालमेल की। ब्रिटिश हों या भारतीय, दोनों ने ही लोगों को लुभाने के लिए विज्ञापनों का खूब इस्तेमाल किया। ब्रिटिश कपड़ों के लेबल पर लिखा होता था मेड इन मैनचेस्टर, जो उस वक्त क्वालिटी की गारंटी माना जाता था। वहीं कई ब्रांड्स ने तो अपने लेबलों पर देवी देवताओं की तस्वीरें ही छाप दी, ताकि लोगों को लगे कि इस सामान पर तो भगवान का आशीर्वाद है। और भारतीय मैन्युफैक्चरर्स ने तो एक कदम और आगे बढ़कर विज्ञापनों को सीधे सीधे राष्ट्रवाद से जोड़ दिया। उनका मैसेज एकदम साफ था, अगर आपको अपने देश की परवाह है तो सिर्फ भारतीयों का बनाया सामान ही खरीदें। इस तरह एडवर्टाइजिंग देशभक्ति का एक पावरफुल टूल बन गई। तो अगली बार जब कोई ऐड देखें तो एक पल के लिए सोचिएगा, क्या आज के ब्रांड्स भी हमें अपना सामान बेचने के लिए उन्हीं पुराने तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर रहे? क्वालिटी का वादा, पहचान की भावना और विश्वास का भरोसा। लगता है इतिहास खुद को बार बार दोहराता है ना?